शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इकबाल सिंह बैंस जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव हैं, उन पर और उनके बेटे पर संकट के बादल हैं। इकबाल सिंह बैंस का किसी ज़माने में इतना इकबाल बुलंद था कि वो मध्य प्रदेश के सुपर चीफ मिनिस्टर कहलाते थे। उनकी कोप भाजक भी बहुत अधिकारी हुए। नए अधिकारियों की तो ऐसा लगता था जैसे शामत ही आ गई है। कई के सीआर खराब किए और कईयों को उन्होंने पोस्टिंग तक नहीं दी ठीक से। लेकिन अब उनके बेटे पर 200 करोड़ से भी अधिक पुनर्घनित्व कर योजना का आरोप लगा है जब वो बैतूल में कलेक्टर थे। आईएएस बेटे को जिस तरह से सरकारी एजेंसियां उस पर जांच कर रही हैं, ये एक चर्चा का विषय भी है और ये संकट भी है। इस बारे में हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार, सबकी खबर के एडिटर इन चीफ रविंद्र जैन साहब से। जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या देख रहे हैं, किस तरह की ये शिकायत है और इसमें आप क्या देखते हैं, क्या होने वाला है? देखिए रिजवान भाई, शिकायत की कॉपी मेरे पास है, मैं स्क्रीन पर भी दिखाता हूं और ये मेरे पास शिकायत है। और बड़ी बात यह है कि ये शिकायत केवल जांच एजेंसियों को नहीं की गई है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजी है, प्रधानमंत्री को भेजी गई है, ईओडब्ल्यू लोकायुक्त जैसी एजेंसियों को दी गई है। और इस शिकायत के साथ में 15 मई का एक एफिडेविट भी शामिल किया गया है। मुकेश गायकवाड़ ने ये शिकायत की है। अब हम आते हैं कि शिकायत पे क्या है। दरअसल जब बैतूल में कलेक्टर थे अमनवीर सिंह बैंस, जो इकबाल सिंह के बेटे हैं, उन पर यह आरोप लगा है कि जो बैतूल सिटी के अंदर जेल है, उस जेल की जमीन को पुनः घनत्वीकरण योजना में एक कंपनी है जिसका नाम है एमराल्ड हाइट एंड रेजिडेंस, इस कंपनी को दे दी गई है। आरोप यह लग रहा है कि उन्होंने नियमों को ताक पे रखा है, बहुत फुर्ती से काम किया है, फाइल इस स्पीड से दौड़ी है कि कुछ दिनों में ही पूरा काम करके ये सौंपा गया है। ये शिकायत का पार्ट है। शिकायत के पार्ट को मैं ये भी बता देता हूँ कि इसमें आरोप ये लगे हैं कि तत्कालीन कलेक्टर अमनवीर सिंह ने पुनः घनत्वीकरण योजना 2016 का उल्लंघन किया है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 का उल्लंघन किया है। मध्य प्रदेश नजुल निवर्तन निर्देश 2020 का उल्लंघन किया है। मध्य प्रदेश पंचायत राज ग्राम स्वराज अधिनियम का उल्लंघन किया है। मनरेगा योजना संबंधित जारी शासन के जो आदेश हैं उनका उल्लंघन किया है। और नगर पालिका परिषद बैतूल के भूमि उपयोग प्रस्ताव को जो अमान्य किया है, ये तमाम सारे आरोप उनके ऊपर लगे हैं। इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार जांच एजेंसियां अपने स्तर पर पूरी पड़ताल शुरू कर चुकी है। यदि वाकई इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, मैं बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहा हूँ जी, मैं नहीं मानता हूँ कि अमनवीर सिंह कोई भ्रष्ट हैं या उन्होंने भ्रष्टाचार किया होगा। हो सकता है कोई प्रशासनिक त्रुटि हुई हो उनसे, लेकिन ये शिकायत शपथ के साथ आ चुकी है। और शिकायत में कुछ पॉइंट ऐसे हैं रिजवान भाई जो मुझे भी आश्चर्यचकित पैदा करते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये फाइल दौड़ी है, ये जो बिंदु हैं उन्हें मुसीबत में ला सकते हैं। ये बिल्कुल एक मैं थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहता हूँ कि बैतूल का ये जो मामला है, ये 27 अगस्त 2022 को ये फाइल आती है और ये कई टेबलों से घूमती हुई बहुत सारा काम होने के बाद 16 सितंबर 2022, यानी कि आप ये मान के चलिए 15 दिन में इस पूरे फाइल को निपटाया जा रहा है। तो इससे ये लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं रुचि तो है, किसी ना किसी का इंटरेस्ट तो है। अब ये इंटरेस्ट में पैसे लिए हैं, रिश्वत का लेन देन हुआ है नहीं हुआ है वो मैं नहीं कह पाऊँगा। लेकिन अब मैं आता हूँ मूल मुद्दे पर कि इकबाल सिंह और उनके बेटे निश्चित तौर पे अभी इस समय मुझे बेहद गंभीर स्थिति में नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा था कि इकबाल सिंह जी के बेहद खास राजेश शर्मा जी, उनकी पत्नी, उनके तमाम लोगों पर इनकम टैक्स रेड हुई थी, बहुत सारी चीज़ें छपी। हमने अपने चैनल के जरिए इकबाल सिंह जी को चैलेंज भी किया था कि आप चाहें तो नोटिस दें। इकबाल सिंह जी ने नोटिस नहीं दिया, लेकिन इकबाल सिंह जी कैसी कैसी चीज़ों में शामिल रहे हैं, यदि इस शिकायत पर कार्रवाई हुई और तो आप ये मान के चलना कि इकबाल सिंह जी ने जो यहाँ दादागिरी करके रखी हुई थी चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी पर बैठकर, उसके दुष्परिणाम उनके बेटे को भुगतने होंगे। मुझे ऐसा इस पर दिखाई दे रहा है।
अमनवीर सिंह एक होनहार नए आईएएस हैं। उनके काम काज को लेकर भी उनकी तारीफ़ होती रही है, लेकिन जैसे वो गुना पहुँचे और सिंधिया से कुछ खटास पैदा हुई और उन्हें वहाँ से हटा दिया गया। इकबाल सिंह बैंस के हटते ही मुसीबत के बादल, संकट के बादल उन पर छाने लगे। इसके साथ ही इकबाल सिंह बैंस की अगर हम बात करें, चीफ सेक्रेटरी रहते उन्होंने जो कुछ भी किया उससे बहुत ढेर सारे अधिकारी, बहुत से नेता और बहुत अन्य लोग भी उनसे काफ़ी नाखुश थे। और उस समय ये चर्चा ज़रूर होती थी कि ये वक्त नहीं, वो दूर नहीं है जब इकबाल सिंह बैंस अपने पद से हटेंगे और उसका खामियाजा अमनवीर सिंह भोगेंगे। तो क्या लग रहा है, उसी दिशा में बातें आगे बढ़ रही हैं? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं उस दिशा से और आगे की सोच रहा हूँ। दरअसल इकबाल सिंह बैंस ने जब कुर्सी पे थे तो उनका जो अहंकार था, जो घमंड था, काम करने की शैली थी, वो किसी आपसे तानाशाह से कम नहीं थी। डिक्टेटर बन चुके थे। मुझे वो दिन याद है, मैं बल्लवन में बैठा हुआ था और मुझे बताया गया कि नई भर्ती के मतलब आरआर जो आईएएस है मध्य प्रदेश कैडर के, एक साथ 9 या 10 आईएएस अधिकारियों की सीआर को उन्होंने बी और सी किया था, बिगाड़ा था। तब भी मैंने कहा था कि अपने बेटे को संरक्षण देना, अपने बेटे की पोस्टिंग कराना गुना और बैतूल, और दूसरे अपने बेटे के बैचमेंट या जूनियर सीनियर की सीआर बिगाड़ना, ये कहीं ना कहीं इकबाल सिंह जी के लिए भविष्य में ये परेशानी पैदा करेगा और वो मुझे अब दिखाई देने लगी है। ये रिजवान भाई, ये पहली फाइल नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार इकबाल सिंह जी की कई फाइलें आने वाली हैं। इकबाल सिंह जी खुद, उनका परिवार, उनके मिलने जुलने वाले इस समय केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। हमने देखा था राजेश शर्मा की इनकम टैक्स रेड हो गई है, अभी कुछ एफआईआर यदि हो गई तो आप ये मान के चलना कि इकबाल सिंह जी के यहाँ ईडी की भी नज़र है। ईडी इंतजार कर रही है किसी एफआईआर का। यदि किसी मामले में, मान लीजिए ये अमन सिंह वाले मामले में कोई भी जांच एजेंसी एफआईआर कर लेगी तो ये मान के चलना कि पीछे से ईडी का आना तय है। इकबाल सिंह जी के ने पर्याप्त कमाया है, मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और उनने सबसे बड़ा जो पाप किया वो लो डेंसिटी एरिया में उन्होंने बंगला बनाया, अपना घर बनाने के लिए सरकारी पैसे से रोड बनाई। ये कौन सा वो था नियम? और तमाम अधिकारियों को वो जिस तरह से तानाशाही पूर्वक व्यवहार करते थे, वो सब बदला लेने के लिए बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि अब इकबाल सिंह जी और उनके बेटे, इकबाल सिंह की करनी को उनका बेटा भरने में बदलेगा, ऐसा लगता है। वो भरेगा तो वही, उनके परिवार को भरना तो पड़ेगा। एक गुट बना लिया था उन्होंने, बस कुछ सीमित अधिकारियों को छोड़कर बाकी सारे लोग उनसे प्रताड़ित थे। उन्हें उन्होंने बहुत निशाने में बनाया और अब वो सब लोग अपने अपने ढंग से, अपने अपने स्तर पर उनके खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं और बहुत ढेर सारी जानकारियाँ यहाँ वहाँ शेयर भी करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से पदों पर रहकर, इकबाल सिंह बैंस की बात करें, एक पूर्व मुख्य सचिव अगर हम के.एस. शर्मा जी की भी बात करें, उनके पुत्र भी उनकी वजह से निशाने में थे, अब तो वो दिवंगत हो गए मणिशंकर शर्मा, वो भी इस तरह से निशाने पे थे। तो क्या ये सबक भी है उन लोगों के लिए जो पदों पर रह के इतने अहंकारी हो जाते हैं कि वो आसमान की तरफ थूकने लगते हैं और ज़मीन पर देखना बंद कर देते हैं और दूसरों के करियर ख़राब करते हैं? देखिए, आप चीफ सेक्रेटरी के पद पर हैं, आपके पास अधिकार हैं, लेकिन यदि आप दुर्भावना से काम करते हैं, अभी आप रिजवान भाई आपने कहा उन्होंने एक गुट बना लिया था, मैं बोलूँगा गुट नहीं बनाया था, उन्होंने एक कोठरी बना ली थी। बहुत कम लोग थे उसमें और सभी लोग तानाशाही पूर्व पैसा कमा रहे थे, आतंक से पैसा कमा रहे थे। मैं आपको बता रहा हूँ इकबाल सिंह जी ने कितना कमाया और नहीं कमाया वो मेरे पास पूरी डिटेल नहीं है, लेकिन आरोप उन तक भी हैं, छींटे उन तक भी पहुँच रहे हैं। और उनका एक पूरा की पूरा एक जो कोठरी थी वो मध्य प्रदेश को अपने ढंग से चलाते थे। वो तय करते थे कहाँ कौन कलेक्टर होगा। शिवराज सिंह चौहान जी तो ऐसे लगते थे जैसे उनकी जेब में है। शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल वैसे ही चलते थे मुख्यमंत्री के रूप में जैसा इकबाल सिंह जी चलाते थे। आपने के.एस. शर्मा साहब की बात की है, उनके बेटे मणिशंकर जी बड़े अच्छे, मेरे बड़े मित्र, छोटे भाई जैसे थे और अब दुनिया में नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता रहा कि के.एस. शर्मा चीफ सेक्रेटरी थे तो उनका बदला भी हमारे मनीष भाई से लिया गया जी। उनमें जितनी योग्यता थी उसका उपयोग मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। और अब मुझे वो दोहराता हुआ दिख रहा है कि इकबाल सिंह जी के जो भी हैं उनका बदला उनके बेटे से लेने की अब ऐसा लग रहा है कि शुरुआत हो गई है। ये बदला भी हो सकता है और ये अमन सिंह की भूल भी हो सकती है, गलती हो सकती है, दवा में आके काम करने का भी हो सकता है। भूल हो, गलती हो, जो भी हो, लेकिन इस तरह के निशाने में वो अपने पिता के कारणों से ही आए हैं, ये तो तय है।
पिता के कारणों से भी आए हैं और पिता ने जो आतंक मचा के रखा था, लोगों को जो परेशान करके रखा था, वो तो अब दोनों पिता पुत्र को भोगना पड़ेगा मध्य प्रदेश में। मैं आपको बताऊं, आप चले जाइए, आप किसी भी जांच एजेंसी में चले जाइए, किसी विभाग में, विभाग का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है, मान लीजिए अपन एक उदाहरण के लिए राजस्व या नगरीय प्रशासन इसकी जांच करेगा, तो उन दोनों के जो मुखिया होंगे, मुझे नहीं मालूम अभी तत्काल में, दोनों के मुखिया आज या कल या परसों वो यही चाहेंगे कि अमन सिंह को लटका दिया जाए, टांग दिया जाए उसको। क्यों? क्योंकि इकबाल ने जिस निर्ममता से टांगा लोगों को, उसका खामियाजा उनके बेटे को भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद रविंद्र भाई, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हमारे साथ भाग लिया। और इकबाल सिंह बैंस का इकबाल, उसके चर्चे ही आम थे। वो जो चाहते थे वो करते थे, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। कई बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वो चीज़ नहीं करा पाते थे जो इकबाल सिंह बैंस खुद से कर देते थे। और उनका एक कोटरी थी, साथ ही उनका तो इकबाल था, लेकिन अमनवीर अब अमन में नहीं रह रहे हैं, उन पर बहुत निशाने साधे जा रहे हैं। वो जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं, जांच शुरू हो गई है और जांच बहुत गंभीर स्तर पर चल रही है। तो हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारा कार्यक्रम अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।